हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो ये सोशियोलॉजी की बुक 2 का चैप्टर 3 है। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चैप्टर इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले परिचय, थोड़ा बहुत सा इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का कि इसमें क्या है। ठीक है, फिर ग्रामीण समाज, जिसे हम कृषक समाज भी कहते हैं, किसानों का समाज भी कहते हैं। बेसिकली किसानों का नहीं, कृषक समाज ही जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण समाज की जो कृषक संरचना है, कृषक संरचना, उसके बारे में पढ़ेंगे। भूमि सुधार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में भूमि सुधार के परिणाम क्या रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्रामीण समाज से रिलेटेड है। भूमि सुधार, ठीक है, हरित क्रांति इसी से रिलेटेड है, इसके सामाजिक परिणाम जानेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन कैसा आया वो जानेंगे। मजदूरों का संचार मतलब सर्कुलेशन क्या होता है वो जानेंगे। और उदारीकरण, भूमंडलीकरण और ग्रामीण समाज, इनका क्या प्रभाव पड़ा है भूमंडलीकरण और उदारीकरण का ग्रामीण समाज पर, हम वो जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते चैप्टर को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो परिचय है सबसे पहले। भारतीय समाज को पारंपरिक रूप से ग्रामीण समाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में हमारे देश में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। नगरीकरण मतलब गांव से शहरों की ओर पलायन करना, ये वाली प्रक्रिया तेज़ हुई है। ठीक है, पर आज भी भारतीय जनसंख्या में एक बड़ा भाग गाँव का ही रहता है। भारत की जो जनसंख्या है उसमें एक बड़ा भाग गाँव का ही है आज भी। बड़ी जनसंख्या में क्या है, भारतीय परिवार भूमि को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। तो देखो, जैसे हमारी जो भारत की जनसंख्या है, हमारे गांव हैं, उन गांव में भारत के जो परिवार हैं वो भूमि को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ठीक है, हमारे जो गांव के परिवार हैं वो क्या करते हैं, भूमि को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। भूमि से ही उनका घर चलता है, उनका उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक उत्पादन भी देखा जाए और उनका सामाजिक उत्पादन भी, जो भी उनका उत्पादन भूमि से होता है। ठीक है, भूमि को संपत्ति मानते हैं वो लोग, संपत्ति के एक महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में देखते हैं। जिसके पास भूमि है वो व्यक्ति संपत्ति है उसके पास। ठीक है, संपत्तिवान है वो व्यक्ति। तो क्या बोला गया यहाँ पे, भारतीय ग्रामीण समाज की अनेक सांस्कृतिक रस्मों रिवाजों की पृष्ठभूमि में कृषि निहित है। तो भारत की जो अलग अलग सांस्कृतिक रस्में हैं, सामाजिक रस्में हैं, उन रस्मों रिवाजों में क्या है, कृषि की पृष्ठभूमि निहित है। उनकी पृष्ठभूमि में कृषि निहित है, मतलब कृषि उनसे अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। कृषि रहती ही रहती है, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है पूरी तरह से। ठीक है, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में पोंगल, बिहू, वैसाखी तथा उगाड़ी के त्यौहार मनाए जाते हैं और इनका सीधा संबंध जो है वो फसलों की कटाई से होता है। ठीक है, और अनाज की प्राप्ति से होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय समाज में संस्कृति तथा कृषि में आपसी घनिष्ठ संबंध है। भारत की संस्कृति में और कृषि में घनिष्ठ संबंध है। ओके, हमारे ग्रामीण समाज की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना का निकट एवं घनिष्ठ संबंध कृषि तथा कृषक जीवन पद्धति से है। ठीक है, तो देखो, कृषक जीवन पद्धति क्या है, जो हमारे कृषक भाई बहनों का लाइफस्टाइल होता है, कृषकों का जो लाइफस्टाइल होता है, जीवन पद्धति होता है, उनके जीने का मेथड होता है, तरीका होता है, उससे सीधा रिलेशन है भारत के ग्रामीण समाज की संरचना का, सामाजिक आर्थिक संरचना का। ठीक है, तो आगे क्या बोला यहाँ पे, भारतीय ग्रामीण समाज में भले ही अधिकांश परिवारों की जीविका उपार्जन का मुख्य स्रोत या साधन कृषि है, परंतु सभी ग्रामीण कार्य कृषि कार्य में नहीं लगे हैं। तो सभी ग्रामीण जो है वो कृषि कार्य में नहीं लगे हुए हैं। भले ही ज़्यादातर फैमिलीज़ का जो जीविका उपार्जन का मतलब जीने का या फिर सर्वाइवल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, कृषि है, पर फिर भी जो सारे ग्रामीण लोग हैं वो कृषि के काम में नहीं लगे हुए, क्योंकि सबका जो है अब लाइफस्टाइल बदल रहा है जैसे जैसे, तो उनका ऑक्यूपेशन भी बदल रहा है, व्यवसाय भी बदल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग कृषि पर डिपेंडेंट नहीं हैं और उसके अलावा भी लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। कृषि के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाकलाप भी ग्रामीण लोगों के लिए जीविका उपार्जन के साधन के रूप में विद्यमान हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ग्रामीण समाज। तो जब हम पढ़ रहे हैं भारत के ग्रामीण समाज के बारे में, तो कृषक समाज, इसकी अवधारणा को समझना, ग्रामीण समाज की अवधारणा को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाँव में अधिकांशतः कृषक ही निवास करते हैं तथा कृषि उनका मुख्य जीवन पद्धति होती है, इसलिए गाँव को कृषक समाज कहा गया है। हर गाँव को कृषक समाज कहा गया है। अब देखो, यहाँ उनमें डिफरेंस है, कृषकों में और किसानों में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस आ गया भी, अब जब हम डेफिनेशन जानेंगे तब उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो फिफ्थ के अनुसार क्या डेफिनेशन है ग्रामीण या कृषक समाज की, लघु उत्पादकों का यह समाज जो कि केवल अपने निर्वाह के लिए ही खेती करता है, कृषक कहलाता है। फार्मर जो होते हैं वो बड़े स्तर पर उद्योग करते हैं, लघु उद्योग नहीं करते, लघु उत्पादक नहीं होते, वो बड़े स्तर पर उत्पादक होते हैं, ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है,
ज़्यादा वो फसल उगाते हैं, तो वो फार्मर होते हैं, वो किसान होते हैं। पर ये लोग क्या हैं, ये कृषक हैं, ये केवल अपने निर्वाह के लिए ही खेती करते हैं। इतना अनाज उगाते हैं जितने में इनका घर चले, इनके लिए जो यूज़फुल हो, इतना अनाज उगाते हैं केवल। तो ये होते हैं कृषक, ठीक है। रेडफील्ड ने क्या परिभाषा दी है इनकी? कृषक उन्हें कहा जाता है जो कि खेती अपने निर्वाह के लिए करते हैं। कृषि ही उनके जीवन का आधार है तथा इसका उद्देश्य व्यापार और मुनाफा कमाना नहीं है। वो होते हैं कृषक, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वे कृषि करने वाले जो कृषि पुनः लागत के लिए तथा व्यापार के लिए करते हैं और ज़मीन को पूंजी समझते हैं, वो कृषक नहीं होते, वो फार्मर कहलाते हैं, ठीक है। जो ज़मीन को पूंजी समझते हैं और व्यापार के लिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कौन होते हैं? वो फार्मर कहलाते हैं। आगे देखते हैं कृषक समाज समाजों के एक हिस्से के रूप में। तो भारतीय गांव के बारे में मैरियट का ये कहना है कि गांव के व्यक्ति का संबंध अपने गांव की अपेक्षा अन्य गांव के व्यक्तियों के साथ काफ़ी सुदृढ़ होता है। तो कृषक समाज का हमारे समाज में, भारतीय समाज में क्या रोल है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर कैसा उनका व्यवहार है, वो यहाँ पे बताया गया। मैरियट ने क्या कहा है कि गांव के व्यक्ति का संबंध अपने गांव के व्यक्ति के अलावा दूसरे गांव के व्यक्तियों के साथ काफ़ी सुदृढ़ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। कृषक समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत और काफ़ी सुदृढ़ हैं। तो कृषक समाज के जो व्यक्ति हैं उनके पारस्परिक संबंध, आपस के संबंध भी, व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ संबंधों की महत्वता में कमी आ रही है, कम होती जा रही है महत्वता, ठीक है। और क्या बोला है? कृषक समाज एक तरह से समाज है तथा व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है, क्योंकि प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध है। कृषक बड़े परिश्रमी व्यक्ति हैं। तो जो कृषक समाज होता है उसकी बॉन्डिंग कृषक समाज के ही व्यक्तियों के अलावा उनसे अतिरिक्त तो प्रकृति से ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि वो उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। उनका जीवन प्राकृतिक होता है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में रोल निभाते हैं। आगे क्या है? कृषक संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। तो देखो कृषक संरचना कैसी है हमारे भारत में, हमारे ग्रामीण समाज में, वो यहाँ पर बताई गई है। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में कृषक संरचना कैसी थी वो जानेंगे। स्वतंत्रता के बाद में भारत में कृषक संरचना कैसी थी वो जानेंगे। फिर ग्रामीण भारत में कृषक संरचना में क्या परिवर्तन आए वो जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो स्वतंत्रता पूर्व कैसी थी हमारी कृषक संरचना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में 4 प्रमुख वर्ग थे जो पारस्परिक संबंधों की स्थापना में अपने हितों को सर्वोपरि मानते थे, ठीक है। 4 वर्ग थे भारत में। कब थे? स्वतंत्रता से पहले। जो संबंध बनाने में, मतलब लोगों से जब वो संबंध स्थापित करते थे उसमें क्या करते थे? अपने हित को सबसे ऊपर मानते थे, ठीक है। अपनी भूमि तथा पट्टे की भूमि पर खेती करने वाले कृषक, मध्यस्थ जब इच्छा हो तब खेती करने वाले कृषक, और खेतों पर कार्य करने वाले कृषि श्रमिक। तो इनके बारे में बताया कि ये जो थे अपने हितों को सर्वोपरि मानकर संबंध स्थापित करते थे। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे जब इच्छा हो तब खेती करने वाले जो कृषक हैं वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? वो पट्टे की भूमि पर खेती करने वाले जो कृषक होते हैं उनसे जुड़ाव रखते हैं, किस लिए? अपने हितों को सबसे ऊपर मानते हुए। तो सब लोग अपने हितों के लिए तो एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये यहाँ पर जो स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रमुख वर्ग थे भारत में उनके बारे में भी यही बात कही गई है कि अपने जो संबंध बनाते थे लोगों से वो किसके लिए बनाते थे? अपने हितों को सर्वोपरि मानते हुए थे, ठीक है। तो आगे क्या बोला? अनेक असमानताएं एवं कृषकों के बड़े पैमाने पर शोषण होता था, ठीक है। अनेक असमानताएं थी स्वतंत्रता पूर्व भारत में और कृषकों का बड़े पैमाने पर शोषण होता था, आर्थिक शोषण होता था। सबसे ऊपर भूस्वामित्व का केंद्रीकरण होता था तथा उत्पादन का स्वरूप भूमि को पट्टे पर देना या लेना होता था। तो देखो सबसे ऊपर भूस्वामित्व किसका होता था? सारी भूमि का मालिक कौन होता था? केंद्र कौन था उस समय पर? ब्रिटिश, ठीक है। तो क्या बोला है? उत्पादक का स्वरूप जो है वो कैसा था? भूमि को पट्टे पर देना होता था। लोगों का उत्पादन कैसे होता था? जो सरकार थी उसका उत्पादन कैसे होता था? उसे कैसे मुनाफा कमाती थी? वो भूमि को पट्टे पर देकर, किराए पर देकर, ठीक है। तो ये ही था उत्पादन का स्रोत उस समय पर। कृषि उत्पादों की धीमी वृद्धि के कारण श्रमिकों के पास कोई स्थायी कार्य नहीं था। कृषि उत्पादक की जो वृद्धि थी वो धीरे थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो श्रमिक होते थे ना उनके पास कोई स्थायी कार्य नहीं था। उनका कार्य जो था वो कभी भी छूट जाता था, बहुत टेम्पररी था, ठीक है। उन्हें फसल बोने तथा काटने के समय में ही गांव में काम मिल पाता था, ठीक है। एक तरफ अत्यधिक शोषण और दूसरी तरफ उत्पादन अधिक ना होने के कारण कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदतर थी, बेकार थी। उसके रीज़न ऊपर बता दिए क्यों थी, क्योंकि उनका ज़्यादा शोषण होता था और उत्पादन ज़्यादा नहीं था, ठीक है। आगे क्या बोला? इस प्रकार की कृषि संरचना आर्थिक विकास में निम्नलिखित 3 कारणों से बाधक थी। तो ये जो कृषि संरचना थी ये हमारे आर्थिक विकास में बाधक थी
कौन कौन से कारण थे उसके? पट्टे पर जो खेती करने वाले कृषक थे, उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं था, ठीक है? उनका उत्पादन बढ़ाकर क्या करना था, वो ये सोचते थे, उनके लिए कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं था। कृषकों के पास उत्पादन का जो हिस्सा शेष बचता था, वह भूमि पर मूलधन लगाने के लिए अपर्याप्त होता था। जो कृषकों के पास जो बाद में उत्पादन के अलावा जो हिस्सा बचता था, ठीक है? जो पैसे बचते थे, वो भूमि पर लगाने के लिए अपर्याप्त होते थे, कम रहते थे, ठीक है? कृषकों को अच्छे यंत्रों और उन्नत बीजों का प्रयोग करने का भी कोई लाभ नहीं दिखाई देता था, ठीक है? या तो कह सकते हैं कि उनके लिए कोई इसमें बेनिफिट नहीं था, क्योंकि उनका पैसा जा ही रहा था, उनके पास कोई अर्निंग हो नहीं रही थी इससे, ठीक है? तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं था, कोई लाभ उन्हें नहीं दिख रहा था इसका। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले तो हमने इन टोटल जाना कि जो हमारे कृषक समाज था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, हालत बद से बदतर थी। किन कारणों से थी, वो भी हमने जाना। अब स्वतंत्रता पश्चात भारत में कृषि संरचना कैसी थी, वो जानेंगे। स्वतंत्रता पश्चात भारत में सामंतवादी कृषि संरचना को समाप्त करने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए, ठीक है? सामंतवादी कृषि संरचना कौन सी थी, जो बहुत समय से चली आ रही थी, ठीक है? इस दिशा में सरकार द्वारा अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुए। तो जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता मिल गई हमें, उसके बाद में क्या हुआ, भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू हुए। इन भूमि सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्यस्थों की समाप्ति। पहला उद्देश्य था मध्यस्थों की समाप्ति, जो बीच में जो बिचौलिए काम करते थे, ठीक है? मध्यस्थ काम करते थे, उनकी समाप्ति। भूस्वामी काश्तकारों के संबंधों को निश्चित किराए द्वारा सुरक्षित करना, क्योंकि क्या करते थे, भूस्वामी काश्तकारों से मनमर्जी किराया वसूल करते थे, तो क्या करना, उसको निश्चित किराए द्वारा सुनिश्चित करना, सुरक्षित करना, ये काम था भूमि सुधार कार्यक्रम का, ठीक है? उच्चतम सीमा निर्धारण द्वारा भूमि का पुनर्वितरण करना, सही सीमा निर्धारण करके भूमि का दोबारा से बंटवारा करना, तथा सहकारी कृषि का विकास करना था। ये सारे कार्यक्रम भूमि सुधार के थे, ठीक है? सहकारी कृषि मतलब साथ में कृषि करने का विकास करना था, ठीक है? भारत में स्वतंत्रता पश्चात उभरी हुई कृषि संरचना के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। तो भारत में जो स्वतंत्रता के बाद में जो कृषि संरचना रही, उसके मुख्य लक्षण बता रखे हैं यहाँ पर। क्या थे? भारत कृषि रूपांतरण की स्थिति में है, जिसमें अर्ध सामंतवादी व्यवस्था काफ़ी सीमा तक समाप्त हो गई है। तो जो सामंतवादी व्यवस्था जो चल रही थी, आधी सामंतवादी, ठीक है? अभी भी सामंतवादी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, अभी अर्ध सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, ठीक है? और भारतीय कृषि रूपांतरण की स्थिति में बदल रही है धीरे धीरे, जिसमें जो अर्ध सामंतवादी व्यवस्था है ना, वो काफ़ी सीमा तक समाप्त हो गई है, और जो बची हुई है अभी समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है? जीवन निर्वाह पर आधारित कृषि व्यवस्था व्यापार और बाजार पर आधारित कृषि व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो देखो, जैसे पहले एक कृषक समाज था पूरा, ठीक है? ये क्या कर रहा था, अपने लिए ही केवल उत्पादन करता था, अपने जीवन निर्वाह के लिए। पर अब वो व्यवस्था बदल रही है, और वो कृषि व्यवस्था व्यापार और बाजार पर आधारित हो रही है, ठीक है? मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के कृषक जो हैं, वो धीरे धीरे बदलकर फार्मर और किसान बनते जा रहे हैं, ठीक है? जो कि पूंजी के लिए उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है? और क्या बोल रहा है यहाँ पर, भूतपूर्व अर्ध सामंतवादी भूस्वामी, उधार देने वाले साहूकार एवं व्यापारियों का एक वर्ग विकसित होता जा रहा है, जो किराए पर श्रमिक रखता है और नवीन तकनीक के और उन्नत बीजों सभी का प्रयोग करता है, ठीक है? मध्यस्थ एवं निम्न जातियों के छोटे भूस्वामी की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है? मध्यम और निम्न जाति के जो छोटे भूस्वामी हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कृषि श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस तरीके का मॉडल कुछ हो रहा है, हमारी कृषि संरचना हो रही है अब स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है? आगे क्या बोला गया, ग्रामीण भारत में कृषक संरचना में परिवर्तन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रामीण भारत की कृषि संरचना है, उसमें परिवर्तन क्या आया है टोटल, ठीक है? स्वतंत्रता से पहले क्या थी, बाद में क्या थी, वो हमने जाने। तो मुख्य परिवर्तन रहे क्या इस बीच में, वो जानेंगे, ठीक है? प्राचीन काल से ग्रामीण भारत में अनेक वर्गों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, ठीक है? इन वर्गों में शासक, शासित, जागीरदार, जमींदार, पुजारी, कृषक, श्रमिक आदि प्रमुख रहे हैं, ठीक है? अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में ग्रामीण भारत में पाए जाने वाले कौन तथा उनमें हो रहे परिवर्तनों का उल्लेख किया है, ठीक है? जो अलग अलग वर्ग पाए जा रहे हैं, उनका उल्लेख किया है, और उनमें हो रहे परिवर्तनों का उल्लेख किया है, ठीक है? तो डैनियल थॉर्नर ने भारत में भूमि सुधार तथा श्रम संबंधी अपने अध्ययन में गांव में पाए जाने वाले निम्नलिखित 3 वर्गों का उल्लेख किया है। 3 वर्ग बताए हैं डैनियल थॉर्नर ने, जो उन्होंने भारत की भूमि और श्रम संबंधी जो अध्ययन किया है, उसमें उन्होंने 3 वर्गों का उल्लेख किया है। कौन से 3 वर्ग हैं? मालिक, साहूकार और कृषि मजदूर, ठीक है? जॉब देखने को मिलते हैं, जो पहले से जो अनेक वर्ग चल रहे थे, वो सब खत्म हो गए हैं, और ये 3 वर्ग बताए हैं अब इन्होंने, ठीक है?
और आंद्रे ब्रिटेन ने क्या बताया, उन्होंने बोला है कृषक सामाजिक संरचना, कृषक समाज में पाए जाने वाले वर्ग संरचना, कृषक संबंधों, कृषक असंतोष तथा कृषक आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन किया है इन्होंने, ठीक है। और इनके अनुसार ग्रामीण कृषक संरचना में निम्नलिखित वर्ग पाए जाते हैं। इन्होंने कौन कौन से वर्ग बताए हैं आंद्रे ब्रिटेन ने, इन्होंने बताया भूस्वामी कृषक, भूस्वामी खेतीहर कृषक, और काश्तकार और बटाईदार कृषक अथवा कृषि श्रमिक। इन्होंने ये 5 वर्ग बताए हैं, ठीक है। और डैनियल थॉर्नर ने 3 वर्ग बताए। तो इनके बारे में आप अपनी बुक में चाहो तो डिटेल से पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल बदला है। पहले क्या था, पहले बहुत सारे वर्ग देखे जाते थे, शासक, शासित, जागीरदार, ज़मींदार, पुजारी, कृषक, श्रमिक, पर अब नहीं है। अब ये आप या तो डैनियल थॉर्नर वाले बता सकते हो या फिर आंद्रे ब्रिटेन वाले बता सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं भूमि सुधार। औपनिवेशिक भारत में भूस्वामित्व के प्रतिमान क्या थे वो जानेंगे, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूस्वामित्व के क्या प्रतिमान रहे वो जानेंगे। अब ये भूस्वामित्व के प्रतिमान क्या है, पहले ये तो जान लो। देखो, भूस्वामी मतलब भूमि का जो स्वामी होते हैं उनके प्रतिमान कैसे थे, वो क्या करते थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब हैं भूस्वामी के प्रतिमान, ठीक है। कैसे भूस्वामी बन जाता है, कौन भूस्वामित्व प्राप्त कर सकता है, उसके पास क्या अधिकार होते हैं, इसको बोला जाता है भूस्वामित्व के प्रतिमान, ठीक है। तो भूमि सुधार के बारे में टोटल हम लोग पढ़ रहे हैं। औपनिवेशिक भारत में क्या थे भूस्वामित्व के प्रतिमान वो जानेंगे। तो पहले मुखियाओं के पास भूमि वितरण के अधिकार थे, ठीक है। जो मुखिया होते थे उनके पास भूमि वितरण के अधिकार थे तथा राज्य की आय बढ़ाने के लिए लगान लगाए जाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई थी औपनिवेशिक भारत में, मतलब स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के भूस्वामित्व की व्यवस्थाएं पाई जाती थी। कौन सी व्यवस्थाएं थी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। इन तीनों के बारे में अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, पहली है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कैसी थी, इस व्यवस्था में कृषक का राज्य से सीधा संबंध बना रहता था। कृषक जो होता था उसका राज्य से डायरेक्ट, मतलब केंद्र से डायरेक्ट संबंध बना रहता था। जब तक वह चाहे निश्चित लगान सरकार को देता रहता था। भूमि पर उसका स्वामित्व बना रहता था, ठीक है। जब तक वो लगान देता था भूमि उसकी रहती थी, उसे भूमि को बेचने का, किसी को देने का या गिरवी रखने का अधिकार मिला हुआ था। भूस्वामित्व की इस व्यवस्था के गुण और दोष यहाँ पर संक्षिप्त में दिए गए हैं। गुण क्या थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक का सीधा संपर्क जो है वो सरकार से रहता था, इसलिए उसका शोषण नहीं होता था। और इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण निश्चित समय के बाद किया जाता था और फसल अच्छी ना होने पर लगान माफ़ कर दिया जाता था। इसके अंतर्गत चकबंदी, सहकारी खेती और कृषि सुधार कार्यक्रमों को सरलता से प्रोत्साहित और लागू किया जा सकता था। तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण, ठीक है। अब आते हैं इसके दोष। क्या दोष थे, इस प्रणाली में सरकारी अधिकारी कृषकों का थोड़ा बहुत शोषण कर लेते थे, ठीक है। मतलब उनका जो है आर्थिक शोषण कर लेते थे, उनसे पैसे वैसे वसूल कर लेते थे, ठीक है। और लगान इकट्ठा करने वाले जो कर्मचारी होते थे उनको दिए जाने वाले वेतन जो है उसमें काफ़ी खर्चा बैठ जाता था सरकार का, ठीक है। और हर कृषक का अलग अलग लगान निर्धारित होने की वजह से क्या था, ग्रामीण जीवन का सामुदायिक स्वरूप समाप्त हो रहा था। सैद्धांतिक रूप से तो इसमें कोई मध्यस्थ नहीं था, पर व्यवहारिक रूप से इसमें बहुत सारे मध्यस्थ पैदा हो जाते थे, क्योंकि कृषक जो होते हैं वो बहुत बोले वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। उनको कोई भी सरलता से क्या कर सकता है, उनका आर्थिक शोषण कर सकता है। तो इसमें मध्यस्थ पैदा हो ही जाते थे कहीं ना कहीं से। उनको कुछ कुछ झूठी बातें बताकर, झूठे सरकारी नियम बताकर उनसे थोड़ा बहुत जो आर्थिक शोषण है उनका कर लेते थे, उनसे पैसे ले लेते थे, ठीक है। तो आगे क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में सब कुछ हमने जाना, अब हम जानेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो इसमें क्या है, इस प्रणाली में पूरा गांव भूमि का स्वामी होता है। तो पूरा का पूरा गांव स्वामी होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में केवल किसी व्यक्ति को स्वामित्व मिला हुआ होता है, केंद्र स्वामी होता है वैसे तो भूमि का, पर उसमें क्या होता है, उसमें लगान जो है वो कृषक को एक ही व्यक्ति को देना पड़ता है। और महलवाड़ी व्यवस्था में इस प्रणाली में पूरा गांव जो है वो भूमि का स्वामी होता है और मालगुजारी पूरे के पूरे गांव को ही देनी पड़ती है, कोई कृषक अकेले नहीं देता, ठीक है। मालगुजारी मतलब लगान, ठीक है। सरकार को लगान देने का उत्तरदायित्व पूरे गांव का होता था इसमें। अब इसके गुण क्या है भाई, महलवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था से इसलिए अच्छी मानी गई है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामूहिक साझेदारी भी होती है। मतलब व्यक्तिगत व्यक्तियों को स्वतंत्रता भी दी गई है और साथ ही इसमें सामूहिक साझेदारी भी है, ठीक है। इस व्यवस्था से कृषकों में सामूहिक चेतना आती है, मतलब समूह में रहकर कार्य करने की चेतना, दिमाग आता है, ठीक है भाई, अकल आती है। और कृषक का शोषण भी नहीं होता है। तो ये व्यवस्था इसलिए महलवाड़ी व्यवस्था से अच्छी बताई गई। और इस व्यवस्था में क्या है, काश्तकारों के शोषण की न्यूनतम संभावना होती थी। पर वहीं दूसरी साइड इसके जो दोष बताए हैं उसमें क्या बोला गया है कि इस व्यवस्था में
भी छोटे कृषकों के शोषण की पूरी संभावना रहती थी तथा साझेदारी केवल नाम की ही थी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा थी, व्यक्तियों को इतनी ज़्यादा छूट मिली हुई थी कि हर कोई इसका मनमाने ढंग से प्रयोग करता था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सबका दायित्व है, पूरे गांव का दायित्व होता है लगान देने का, पर कोई गांव का व्यक्ति एन टाइम पे डिनाई कर जाए कि मैं नहीं दूंगा लगान। ठीक है, तो इससे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़्यादा होने की वजह से इसका मनमाना प्रयोग भी कृषक कर लेते थे। ठीक है, फिर क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त जो लंबरदार होते थे वो कृषकों का शोषण करता था। ठीक है, तो ये हो गई माहलवाड़ी व्यवस्था। अब हम देखेंगे जमींदारी व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था हमारी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भूमि का स्वामित्व बिचौलियों के हाथ में होता है, जिन्हें ज़मींदार कहा जाता है। तो ये व्यवस्था तो काफ़ी ऐसा कि बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नई भी नहीं है। इस व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं, बंधुआ मजदूरी, ज़मींदारी, इस प्रथा के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था के बारे में हमें पता है क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ये सब देखा है, सुना है। ठीक है, इसमें क्या है, भूमि का स्वामित्व बिचौलियों के हाथ में होता है, जिन्हें ज़मींदार कहा जाता है। वह भूमिहीन कृषकों को भूमि का बंटवारा करता है तथा लगान तय करता था, जो ज़मींदार होते थे। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले व्यवस्था किसने लागू की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, इस व्यवस्था को लागू करने के 3 प्रमुख कारण थे। क्या कारण थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों लागू की ज़मींदारी व्यवस्था? क्योंकि वो भारत में भी ब्रिटेन जैसे भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और प्रशासनिक दृष्टि से ये व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थी, उसके लिए अच्छी थी, क्योंकि किसानों और काश्तकारों से अलग अलग से लगान वसूल करने से ये बेहतर था कि वो ज़मींदारों से लगान वसूल करें। ठीक है, ठीक है, और क्या बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक दृष्टि से भारत में एक ऐसा विशिष्ट जन समूह विकसित करना चाहती थी, मतलब ऐसा एक मध्यम वर्ग तैयार करना चाहती थी जो कि किसी भी संकट में अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए तत्पर रहे। ठीक है, तो यह व्यवस्था उनके इस उद्देश्य को पूरा कर रही थी। तो ये हमने जाना ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद में भूस्वामित्व के क्या प्रतिमान रहे। तो देखो, उससे पहले हमने पढ़ लिया स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कैसे भू प्रतिमान थे भूस्वामित्व के। अब जानेंगे स्वतंत्रता के बाद में भूस्वामित्व के प्रतिमान क्या रहे, भारत में कैसी व्यवस्था थी वो जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल। ठीक है, भूमि सुधारों का प्रमुख तथा आधारभूत उद्देश्य है वास्तविक उत्पादक का राज्य से प्रत्यक्ष संबंध। तो देखो, हम इसमें भूमि सुधार के बारे में पढ़ रहे हैं, भू स्वामित्व के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, पर हम भूमि सुधार के बारे में पढ़ रहे हैं। भूमि सुधार जब हुआ तो कैसे हुआ, क्या व्यवस्था चल रही थी, उसके बारे में टोटल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, स्वतंत्रता के बाद में क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। भूमि सुधारों का प्रमुख तथा आधारभूत उद्देश्य है वास्तविक उत्पादक का राज्य से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना। वास्तव में उत्पादक कौन होता है, कौन फसल उगाता है? कृषक। तो कृषक का प्रत्यक्ष संबंध राज्य से स्थापित करना भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन के बाद भारत में निम्नलिखित 3 प्रकार के भूस्वामी हैं। कौन कौन से भूस्वामी हैं? भूमिधर, सीरदार और असामी। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। भूमिधर कौन होता है? जिन्होंने लगान का 10 गुना रुपए जमा करके भूमि का अधिकार प्राप्त कर लिया है, वो किसान होते हैं भूमिधर, जो उन्हें लगान बताया हुआ होता है सरकार के द्वारा, उसका 10 गुना जमा कर लेते हैं और भूमि पर अपना हक कर लेते हैं, भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और वो अपनी भूमि का कुछ भी कर सकते हैं, वो उसे बेच भी सकते हैं। ठीक है, और किसी को दे भी सकते हैं, दान में भी दे सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और भूमिधरों का जो लगान है ना, वो आधा कर दिया जाता है 40 साल के लिए। ऐसा नहीं कि 10 गुना लगान देने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उनका लगान जो है वो आधा कर दिया जाता है 40 साल के लिए। ठीक है, फिर आता है सीरदार। सीरदार कौन है भाई? सीरदार वे किसान हैं जिन्हें अपनी जोत में स्थायी और विरासती अधिकार प्राप्त है, मतलब इन्हें जो खेत है इनके पास, उसमें इन्हें स्थायी और विरासती अधिकार प्राप्त है। इनके दादा परदादाओं की वो ज़मीन है, जो इनके खेत हैं, ठीक है, उसमें इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इन्हें बेदखल तो नहीं कर सकते वहाँ से, पर ये जो अपनी भूमि का यूज़ है केवल कृषि के लिए कर सकते हैं, बागवानी के लिए और पशुपालन के लिए कर सकते हैं, ना वो अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं। ठीक है, और सीरदार अगर मालगुजारी का, मतलब जो भी उसको पैसा मिल रहा है, जो उसकी अर्निंग हो रही है, अगर उसका 10 गुना पैसा जमा कर दे तो क्या होगा, उसे भूमिदार बना दिया जाएगा। मालगुजारी का अर्थ उसकी लगान से ही है। ठीक है, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, उसे भूमिदार बना दिया जाएगा। सेम जैसे भूमिदार क्या करता है, वो अधिकार प्राप्त कर लेता है 10 गुना लगान देकर, पर सीरदार भूमिदार का बनता है, वो भी भूमिदार बन जाता है जब वो 10 गुना लगान जमा कर देता है। ठीक है, अब आती है असामी। असामी क्या होता है? असामी उन काश्तकारों को कहते हैं जो किसी असमर्थ भूमिधर और सेना इत्यादि में नौकर भूमिधर की ज़मीन पर खेती करते हैं। मतलब वो भूमिधर होता है, भूमिधर के पास क्या होता है, ज़मीन होती है,
पर वह उस भूमि पर फसल नहीं उगा पाता, वो क्या होता है, वो खेती करने में असमर्थ होता, तो उसकी जगह पर कौन खेती करता है वहाँ पर? असामी। ठीक है, असामी खेती करता है उस जगह पर। वो खेत कौन से होते हैं? जहाँ पर नौकर होते हैं, अगर वो सरकारी नौकर है, सेना में भर्ती है कोई भूमिधर, ठीक है, उसके पास भूमि तो है पर वो उस भूमि पर खेती कर नहीं सकता, तो वो अपनी भूमि किसी आसामी को दे सकता है। किस लिए? खेती करने के लिए। आसामी को भी कुछ सुविधाएं अधिनियम में संशोधन में दी गई हैं। कुछ सुविधाएं क्या है? वो 15 गुना लगान जमा करके भूस्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर सकता है। जो जिस भूमि पर वो काम कर रहा है उस भूमि का अधिकार वो प्राप्त कर सकता है। कैसे? 15 गुना लगान जमा कर कर। ठीक है, तो ये हमने जाना तीनों के बारे में क्या थे। अब हम देखेंगे भारत में भूमि सुधार के परिणाम क्या रहे, क्या रिजल्ट रहे भूमि सुधार जो भारत में हुआ उसके। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद थोड़ी सी अवधि में अनेक भूमि सुधारों के लिए अधिनियम पारित करके संसार में विशिष्टता ग्रहण कर लिया। भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद ही ना थोड़े से टाइम में भूमि सुधार कर लिए थे, उसके लिए बहुत सारे अधिनियम लागू कर दिए थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें ज़मींदारी उन्मूलन कानून का प्रचार सबसे ज़्यादा किया गया, और उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन कानून 1950 में पारित किया गया था। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये आ सकता है। 1951 में ये कानून बना और 1953 में इसे लागू किया गया। तो देखो, आपने पढ़ा होगा ना, इससे पहले जब हम क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी, राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि पहले विधेयक पारित होता है, फिर कानून बनता है और फिर उसको लागू किया जाता है। तो वही है कि 1950 में इस कानून के विधेयक पारित हुआ और 1951 में ये कानून बना और 1953 में इसको लागू किया गया। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत ज़मींदारों को सारी ज़मीन से बेदखल कर दिया जो कि उनकी नहीं थी। ठीक है, ज़मींदारों को ना इसका मुआवजा दिया गया। ठीक है, कि विभिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार से निर्धारित किया गया था कितनी भूमि के लिए कितना मुआवजा देना है, पर उनके पास वही भूमि छोड़ी जिस पर वो खुद खेती करते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ? ज़मींदारी प्रथा खत्म हो गई। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप केवल घर, बाग और वह ज़मीन जिस पर वह ज़मींदार कृषि करता था उसी के पास रही, बाकी ज़मीन उससे ले ली गई। ठीक है, और अब देखेंगे हरित क्रांति। भूमि सुधार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो यही देखी गई थी, हरित क्रांति। ज़मींदारी प्रथा के बाद में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा बढ़ी रही थी भूमि सुधार में। ठीक है, हरित क्रांति के कृषि के आधुनिकीकरण की एक ऐसा सरकारी कार्यक्रम था जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। हरित क्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई थी। और हरित क्रांति में क्या था? कृषि का आधुनिकीकरण कर दिया गया। मतलब कृषि के लिए सिंचाई के साधन और जो भी उसमें मशीन्स का यूज़ किया गया, उसके लिए जो बीज थे और खाद थी, वो सब चीज़ उसमें उन्नत इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति केवल उन क्षेत्रों में लागू की गई जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की व्यवस्था थी वहाँ पर। तो जहाँ पर ज़्यादा पानी था, सही पानी की मात्रा थी, नदियाँ थी, आसपास में सिंचाई के साधन थे, ऐसी जगहों पर हरित क्रांति की गई। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो इस साइड पर ज़्यादा हरित क्रांति के प्रभाव देखे गए। ठीक है, इस कार्यक्रम में मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को ही रखा गया। ग्रामीण भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि रहा है। उन्नत बीज, उन्नत खाद और सिंचाई के उपलब्ध नए साधनों ने भारतीय ग्रामीण समाज में क्या किया? हरित क्रांति की शुरुआत की। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से इस दिशा में अग्रणी हैं, मतलब हरित क्रांति में शामिल हैं। ठीक है, तो देखो, हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या रहे? इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी रहे और कुछ पॉजिटिव भी थे। पॉजिटिव हमने पढ़ लिए। ठीक है, और कुछ नेगेटिव भी रहे। तो क्या है, इसका विकास में, भारत के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा समझा जा सकता है। क्या है? हरित क्रांति बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले मध्यम और बड़े किसानों के लिए क्या हुई? लाभकारी सिद्ध हुई। देखो, मध्यम और जो बड़े किसान थे वो हरित क्रांति में पैसा लगा सकते थे, क्योंकि वो ज़्यादा उत्पादन करते थे और उनके पास पैसा भी बहुत था, तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे, जिससे उनको लाभ हुआ है। ठीक है, और क्या है? इससे ग्रामीण समाज में असमानताओं की वृद्धि हुई। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट रहा कि इससे ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ी है, क्योंकि जो मध्यम और बड़े किसान थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे कृषक वो और ज़्यादा गरीब हो गए। ठीक है, हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन की जो दर है वो बढ़ी है। प्रवसन ज़्यादा हुआ है, लोगों ने गाँव को छोड़कर नगरों की ओर प्रवास किया है। और क्या है? हरित क्रांति से ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है, ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। पर मजदूरों की स्थिति खराब हुई ना, इसमें बड़े किसानों, जो मध्यम किसान थे, जो अतिरिक्त उत्पादन करते थे, उनके लिए तो अच्छी थी। ठीक है, तो ये थे हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणाम के बारे में हमने जाना।
अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ग्रामीण समाज एवं जीवन के सभी क्षेत्रों एवं पक्षों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार का परिवर्तन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को अधिक समर्थन मिला। तो देखो यहाँ पर अभी हमने पहले भी पढ़ा था स्वतंत्रता के बाद, पर हमने वो पढ़ा था भूमि सुधार से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पूरे ग्रामीण समाज में क्या डिफरेंस आया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो इसमें सबसे पहला परिवर्तन क्या है, सभी क्षेत्रों और सभी पक्षों में परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है उन जगहों पर हुआ है जहाँ पर हरित क्रांति को ज़्यादा समर्थन मिला है, ज़्यादा वो फलीभूत हुई है वहाँ पर। तो ऐसी जगहों पर जो ग्रामीण समाज है उसमें परिवर्तन आया है, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत गहन कृषि को अपनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृषक श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई। तो देखो पहले जो कृषि श्रमिक थे उनकी आवश्यकता कम थी क्योंकि उत्पादन कम मात्रा में होता था, पर हरित क्रांति के फलस्वरूप जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, इसलिए क्या है, कृषि श्रमिकों की आवश्यकता भी ज़्यादा बढ़ गई है। और क्या है, श्रमिकों को पारंपरिक रूप से काम के बदले अनाज देने की परंपरा थी, ठीक है। पहले क्या था, श्रमिकों को काम के बदले अनाज दिया जाता था, जितने अनाज में उनका घर चल जाए ऐसे, पर अब वो बदल दी गई है। अब नगद भुगतान की व्यवस्था, अब उनको पैसे दिए जाते हैं उनके काम के बदले। और क्या, ग्रामीण समाज में पारंपरिक बंधनों में शिथिलता आने लगी है, बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्था समाप्त होने लगी है। शिथिलता आना मतलब वो बंधन जो है वो ढीले पड़ने लगे हैं, ठीक है। और समाज में दिहाड़ी मजदूरों का एक नया वर्ग विकसित हो गया है जिसे मुक्त वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आए। अब हम देखेंगे मजदूरों का संचार मतलब सर्कुलेशन। तो देखो हमने पढ़ा कि जो गाँव से शहरों की ओर जाना मजदूरों का, और इसी को सर्कुलेशन यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। मजदूरों का संचार सर्कुलेशन यहाँ कहा गया है। मजदूरों का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही, प्रवासन करना ही मजदूरों का संचार कहलाता है, ठीक है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कृषि के व्यापारीकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में कृषि मजदूरों में प्रवसन की दर बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है, व्यापारीकरण की वजह से। जो कृषि का व्यापारीकरण हुआ है ना, कृषि से जो अनाज जो उत्पादन हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका व्यापार करना, तो इस सब से क्या है, जो नगरीकरण की दर है उसमें वृद्धि हुई है। संचार जो है मजदूरों का वो ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या है, सर्वप्रथम यह एक तथ्य है कि पारंपरिक भूस्वामियों तथा श्रमिकों के बीच संरक्षण का संबंध टूट गया है। सबसे पहला एक फैक्ट क्या है कि जो भूस्वामी और श्रमिक हैं उनके बीच में जो विश्वास है ना वो खत्म हो गया है, संरक्षण का जो संबंध है वो टूट गया है। इससे श्रमिकों को अपनी जीविका उपार्जन के लिए बाकी क्षेत्रों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में जाने के अलावा कोई उपाय बचता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा आदि प्रदेशों में हरित क्रांति के सफल होने पर कृषि श्रमिकों की मांग बढ़ गई है। इस स्थिति में अभावग्रस्त क्षेत्रों से कृषि श्रमिकों ने संपन्न क्षेत्रों में मौसमी पलायन शुरू कर दिया। तो मतलब मौसमी पलायन क्या है, देखो जहाँ पर हरित क्रांति ज़्यादा फलीभूत हुई है ऐसी जगहों पर क्या है, श्रमिकों की मांग बढ़ गई है, वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत है। तो इस केस में जिन श्रमिकों के पास पैसे की कमी है या फिर जो श्रमिक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो हरित क्रांति वाले क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर उनके पास काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो वो मौसमी पलायन करते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, जब फसल की कटाई का समय या फिर जब फसल बोने का समय होता है, ऐसे ऐसे समय पर हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं और मौसमी पलायन करते हैं। और जब उनका काम हो जाता है, उन्हें ढेर सारी रकम सी मिल जाती है, तो वहाँ से वो वापस अपने गाँव लौट आते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन होता रहता है, मजदूरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना फिर वहाँ से वापस आना, ये चलता रहता है, ठीक है। 1990 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ गई, ठीक है। तो ये हमने मजदूरों का संचार देखा। आगे हम देखेंगे श्रमिकों के प्रवसन का प्रभाव। तो जो श्रमिकों ने प्रवसन किया है इसका क्या प्रभाव रहा है, कृषि या ग्रामीण श्रमिकों के प्रवसन या संचार का प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ता है। केवल उन लोगों के संचार का प्रभाव जो है वो पूरे समाज पर पड़ता है, केवल उन्हीं पे नहीं पड़ता या उनकी फैमिली पे नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है, ठीक है। जिस क्षेत्र से श्रमिक अन्य क्षेत्रों में जाते हैं और जिन क्षेत्रों में श्रमिक जाते हैं, दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए कृषि मजदूरों का महिलाकरण। अब ये क्या होता है, महिलाकरण के बारे में जानेंगे। देखो कृषि मजदूरों का महिलाकरण क्या होता है, जब किसी निर्धन क्षेत्र के पुरुष श्रमिक काम की तलाश में बाकी क्षेत्रों में प्रवसन कर जाते हैं, तब उस क्षेत्र में होने वाले कृषि कार्यों को वहाँ की महिलाएं संभाल लेती हैं। तो इसमें महिलाएं घर का काम भी करती हैं और साथ में कृषि भी करती हैं, ठीक है। अब
किसी घर में खेती करने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है, पर उसको क्या करना है, उसको और ज़्यादा अर्निंग के लिए दूसरी जगह पर जाना है, प्रवसन कर दिया उस व्यक्ति ने, तो उस घर की जो महिला होगी वो कृषि संभालती है, ठीक है। तो महिलाओं के समान कार्यों के लिए पुरुषों के समान कम मजदूरी दी जाती है, तो महिलाओं काम वही करती है महिलाएं, ठीक है, पर उनको मजदूरी जो है वो पुरुषों से कम दी जाती है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं हम लोग, ये आपको पता है, और वहाँ पर महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित रखा जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। कहा जाता है कि प्रवसन करने वाले कृषि श्रमिकों की जीवन दशाएं बहुत ज़्यादा खराब रहती हैं। जो श्रमिक प्रवसन करते हैं उनकी जीवन दशाएं खराब रहती हैं, क्योंकि उनके काम की कभी सुरक्षा नहीं रहती, वो जिस जगह जाते हैं वो जगह उनके लिए नहीं होती है, और वहाँ पर उन्हें काम ढूंढना पड़ता है, फिर काम मिले ना मिले उसके लिए उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, तो सुरक्षा के अभाव का सामना उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज। क्या रिलेशन है इन दोनों का ग्रामीण समाज से? वर्तमान काल में भारतीय ग्रामीण समाज को भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों ने ग्रामीण समाज पर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार का प्रभाव डाला है। तो जो हमारा भारतीय समाज है उसमें भूमंडलीकरण और उदारीकरण की जो नीतियाँ चल रही हैं उन्होंने ग्रामीण समाज पर अनुकूल मतलब अच्छे प्रभाव भी डाले हैं और प्रतिकूल प्रभाव भी, बुरे प्रभाव भी डाले हैं, ठीक है। तो भारत में उदारीकरण की जो नीति है उसे 80 के दशक में अपनाया गया था, ठीक है, 80 के दशक में अपनाया गया था। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत संबंधित देश के लोग जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन में भागीदार बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वो जुड़ जाते हैं। इस स्थिति में देश के बाज़ारों में बाहरी देशों से आयात की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जैसे अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है, वो सब हमें कहाँ से उपलब्ध हो रही हैं? बाहरी देशों से वो उपलब्ध हमें हो रही हैं, ठीक है, और वो किसके परिणाम स्वरूप है? उदारीकरण की नीति की वजह से, ठीक है। इसी व्यवस्था के कारण आज हमारे देश में आयातित फल और अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं। अब हम देखेंगे संविदा खेती क्या है। संविदा खेती इसी से रिलेटेड है। उदारीकरण के साथ साथ भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भी भारतीय किसानों तथा ग्रामीण समाज को प्रभावित किया। तो देखो उदारीकरण का प्रभाव क्या पड़ा ग्रामीण समाज पे, वो देखा। अब देख रहे हैं हम भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय किसानों को इसने काफ़ी प्रभावित किया, ग्रामीण समाज को भी प्रभावित किया। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के कुछ भागों में संविदा खेती को शुरू किया। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे कोका कोला, ठीक है, इन्होंने क्या किया? देश के कुछ भागों में संविदा खेती शुरू की। अब ये संविदा खेती क्या है? संविदा खेती में संबंधित कंपनियां, जो कंपनी के बारे में बात हो रही है, ऐसी कोई कंपनी क्या करती है, कुछ फसलों को उगाने के लिए किसानों से एक समझौता कर लेती है। और जैसे मान लो कोई कॉफ़ी का ब्रांड है तो वो किसानों से कॉफ़ी उगाने के लिए समझौता कर लेती है। वो किसानों को उसके लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराती है और बाकी आवश्यक वस्तुएं देती है, आवश्यक जानकारी देती है, कार्यकारी पूंजी भी निवेश के तौर पर प्रदान करती है, ठीक है, और जो फसल होती है उसको पहले से सही दाम पर, निर्धारित दाम पर खरीदने का वादा भी करती है, ठीक है। तो ये होती है संविदा खेती। अब देखो भूमंडलीकरण तथा किसानों में ऋणग्रस्तता। भूमंडलीकरण की नीति के लागू होने के बाद भारतीय बाजारों में कुछ ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी कब्जा हो गया है जो उन्नत बीज, कीटनाशक और उर्वरक बेचने वाली हैं। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, ठीक है। कंपनियों के एजेंट क्या करते हैं? वो कृषि के क्षेत्र में अपने उत्पादनों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, और इन एजेंटों ने किसानों को अपनी कंपनी के महंगे बीजों और कीटनाशकों और उर्वरकों को खरीदने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। और इन महंगे उत्पादनों को इस्तेमाल करने से क्या है, कृषि पर खर्च ज़्यादा होने लगा और किसान कर्जदार हो गए। भूमंडलीकरण ने भारतीय कृषकों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है और ग्रामीण पर्यावरण का भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इस पर, ठीक है। मतलब ग्रामीण पर्यावरण बहुत खराब हुआ है इसकी वजह से। अब देखते हैं भूमंडलीकरण तथा किसानों द्वारा आत्महत्या। भूमंडलीकरण की वजह से किसानों में आत्महत्या भी बढ़ी है। अब देखो जहाँ पर वो ऋणग्रस्त हो रहे हैं तो इन केस अगर वो अपना ऋण नहीं उतार पाते तो वो आत्महत्या ही करेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं अपने आप में नई घटना मानी जा रही हैं तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा और समाजशास्त्रियों ने इस कृषक समाज में होने वाली संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया है, ठीक है। इन विद्वानों की मान्यता है कि इन घटनाओं के पीछे बहुत सारे कारणों की पूरी श्रृंखला है, जैसे किसानों का ऋण ले लेना और उनके पास सुरक्षा का अभाव होना, उनके पास काम ना होना, उनके पास भूमि ना होना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जिन किसानों ने आत्महत्या की हैं उनमें से अधिकांश किसान जो है वो सीमांत किसान थे तथा ये किसान अपने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में जो सुझाए गए तरीके थे उन्हें अपना रहे थे। इन्हें अपनाने के लिए उनको महंगे महंगे चीज़ों का यूज़ करना पड़ रहा था, ठीक है, और वो ज़्यादा उधार लेने लगे। अब इस स्थिति में अगर
उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो उनका क्या रहा, उन्होंने जितना पैसा उधार लिया वो बेकार रहा उनके लिए, उनका उत्पादन घट गया, जिसकी वजह से उनका कर्ज़ बढ़ गया, ठीक है। और कर्ज़ बढ़ जाता है तो वो कर्ज़ चुकाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका उतना उत्पादन नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो क्या, आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के ढंग बदल गए हैं। सामाजिक उत्सवों, विवाह, शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा आदि पर पहले से ज़्यादा खर्च होने लगा है, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप। इन समस्त कारणों से ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी है और उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। दहेज की प्रथा, विवाह, जहाँ पर यहाँ पर लिखा गया ना सामाजिक उत्सव और विवाह, तो विवाह में दहेज की प्रथा ये सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है, जिसकी वजह से आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और राहत के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसानों की कर्ज की माफ़ी, फसलों के बीमे की योजना तथा सरकारी सहायता के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ लिया। हमने इसके हर एक टॉपिक को डिटेल से कवर किया है, कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। फुल सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में भी मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कहोगे तो डाल दूँगी, और वरना तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख लेना, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।